स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 2 से पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था ना, उसके अंदर हमने सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बारे में जाना, प्रेडिकेट के बारे में जाना, इनको पहचान कैसे सकते हैं उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर्स क्या होते हैं। फिर हमने जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट का डिवीजन और प्रेडिकेट का डिवीजन, और फिर सारा जो है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर बेसिकली मैं आपको डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ाने वाली हूँ। और भी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मेन हमारा वही रहेगा। एक तो हम ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था शायद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना बच्चे? हाँ, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। आज की क्लास के अंदर हम डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे थ्रू टेबल्स, थ्रू एग्जांपल्स। मैं आपको डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट एंड डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता चल गया था ना कि सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होगा वो, राइट। और हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब, और वर्ब के पीछे जो भी सेंटेंस, जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। इन predicates that use linking verbs rather than action verbs। अब देखो, लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स के बारे में बताया था कि कुछ प्रेडिकेट्स के अंदर लिंकिंग वर्ब होगा, कुछ प्रेडिकेट्स के अंदर हमारा एक्शन वर्ब होगा। अब बात हो रही है वो प्रेडिकेट्स जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब होता है एक्शन वर्ब की जगह। नाउन्स फॉलोइंग द वर्ब आर नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बोला? वो नाउन जो फॉलो कर रही है वर्ब को, मतलब उस वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, ठीक है। अब यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद नाउन क्या आ रहा है? अ बॉय। तो अ बॉय क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी नाउन्स, नाउन फ्रेजेस, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। नाउन हो सकते हैं, नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं। नाउन फ्रेजेस एज इन मतलब होता है ना कि 2 या 3 वर्ड से मिलकर जो नाउन बन रहा होता है, जैसे दी ओल्ड लेडी, तो वो एक नाउन फ्रेज कहला रहा है वैसे। और साथ ही साथ एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स भी कहलाते हैं। मॉडिफाई द सब्जेक्ट बाय डिस्क्राइबिंग इट फर्दर। और इनका क्या होता है? ये हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे आई एम अ मदर, मैं क्या हूं? एक मदर हूं। सो आई यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब है, और ये जो है अ मदर, यहां पर ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही द कैट वॉज द लेजीएस्ट क्रिएचर, द वुमन इज ब्लॉन्ड। लास्ट क्लास में भी ये वाला पार्ट मैंने करवाया था, क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड और चीजें हमें पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको ये वापस से बता रही थी। अब बात है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की। सो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फंक्शन द सेम वे बट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। दे फॉलो ट्रांजिटिव वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन परफॉर्म्ड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या करते हैं? ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आते हैं, विच एक्सप्रेस एक्शंस, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्शंस परफॉर्म्ड टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन हुआ है,
ठीक है, ये हमें वो चीज एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई नेम्ड माई सन खारसन। अब यहां पर जो नाउन खारसन है ये कॉम्प्लीमेंट है सन ऑब्जेक्ट का। आई नेम्ड माई सन, अब यहां पर जो एक्शन हुआ वो नाम देने का एक्शन हुआ। और क्या नाम दिया गया, किसको नाम दिया गया, बेटे को नाम दिया गया। तो बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर ये परफॉर्म किया गया। और अब बेटे को नाम क्या दिया गया, कार्सन दिया गया। तो ये सन को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका नाम बता रहा है ना। वैसे ही द कैट कंसिडर्स मी हिज सर्वेंट, तो यहां पर हिज सर्वेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों, द कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और मी यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको वो क्या समझती है, ऑब्वियसली उसको सर्वेंट समझती है, इसलिए आ गई बात समझ में, राइट। चलो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आ गया। अब बारी है एडजेक्टिवल एंड एडवर्बियल मॉडिफायर्स की। क्या होते हैं ये, देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट में और मॉडिफायर्स में। लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, मॉडिफायर्स एड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब कॉम्प्लीमेंट की तरह ही मॉडिफायर्स भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव विशेषण। अब यहां पर लिखा है एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स, तो जो भी मॉडिफायर्स, जो भी वो शब्द होंगे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे होंगे वो एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स कहलाएंगे, मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन। जबकि एडवर्बियल मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ये हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे एंड अदर एडवर्ब्स। ध्यान रखना, एडवर्ब का जो काम होता है वो केवल वर्ब की विशेषता बताना ही नहीं होता, वो हमें वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, साथ ही साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। बट ये क्रिया की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में इसका यूज होता है। सो इट इज पॉसिबल फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू डू दिस वर्क अलोन इन द सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जो है उनके लिए पॉसिबल है ये काम एक सेंटेंस में करना, इन आइदर सब्जेक्ट और दी प्रेडिकेट, या तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में या प्रेडिकेट वाले पार्ट में। तो हमने जाना एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेजेस के मॉडिफायर्स के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट की तरह मॉडिफायर्स भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही देते हैं। एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा बताएं। एडवर्बियल मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स तीनों के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लू बोट सैंक। अब यहां पर देखो, द ब्लू बोट क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन बोट कैसी है, ब्लू है, ब्लू है। तो बोट क्या है बेटा, एक नाउन है, और नाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, राइट। तो यहां पर जो द ब्लू है वो क्या है, यहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज, ब्लू सॉरी मॉडिफायर। ब्लू यहां पर क्या है, एडजेक्टिवल मॉडिफायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बोट स्लोली सैंक। अब यहां पर बोट तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी स्लोली सैंक, डूबी कैसे, धीरे धीरे। तो यहां पर ये जो स्लोली आया ये तो वर्ब हो गया सैंक, ये जो स्लोली आया इसने इस वर्ब को मॉडिफाई किया कि डूबी तो सही पर कैसे, धीरे धीरे। तो इसीलिए ये यहां पर एडवर्बियल मॉडिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्बियल मॉडिफायर कहलाएगा, ठीक है। चलो, अब नॉट ऑल मॉडिफायर्स आर सिंगल वर्ड्स। हमेशा जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर ब्लू जो है वो एक सिंगल वर्ड है,
स्लोली जो है वो एक सिंगल वर्ड है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी मॉडिफायर्स होते हैं वो सिंगल वर्ड ही हो, एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि कोई एक वर्ड ही हो, एक वर्ड से ज्यादा का भी सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। अब जैसे द ब्लू बोट कंप्लीट एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो ब्लू है वो एडजेक्टिवल मॉडिफायर है ना, राइट। चलिए, शी एक्सरसाइज्ड इन दी मॉर्निंग, उसने क्या किया, मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया। द बॉय फेल asleep एट स्कूल। अब देखो, sometimes they are groups of words known as phrases that work together। यहां पर उसने एक्सरसाइज की, कब की, इन द मॉर्निंग। तो यहां पर ये जो है ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल मॉडिफायर है, और ये एक से ज्यादा वर्ड है, इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये वर्ब एक्सरसाइज को और बता रहे कि एक्सरसाइज तो की लेकिन कब की। द बॉय फेल asleep एट स्कूल, तो एट स्कूल। दे बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस, हाउस क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या करेगा, यहां पर एडजेक्टिवल मॉडिफायर कहलाएगा। ओके बच्चे, चलो। अब मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग सेंटेंसेस। तो मॉडिफायर्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, जब भी हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है तो ये ऑप्शनल होते हैं। कैसे, दे merely give additional information and are not required the way a subject and verb are। तो इनकी जो जरूरत होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती ही होती है, वैसे ही ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडिफायर्स हैं या ये जो कॉम्प्लीमेंट हैं इनकी हमें जरूरत है ही है। आप इन्हें लगाते हो उसके बारे में और एक्स्ट्रा बताने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए। नो दैट कॉम्प्लीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ टाइप ऑफ मॉडिफायर एज वेल। ये भी ध्यान रखिएगा जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं उन्हें एक तरीके के मॉडिफायर्स ही माना जाता है, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मीनिंग के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक देखा था, आई एम अ मदर, तो हमने बोला था कि यार यहां पर ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आता है वो क्या कहलाता है, यहां पर मॉडिफायर कहला रहा है, कॉम्प्लीमेंट कहला रहा है। अब यहां पर इस अ मदर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आई एम से हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, राइट। यहां पर हमें नहीं पता चलेगा, जब इसने बोला आई एम अ मदर तब हमें आई के बारे में पता चला, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया। तो मॉडिफायर्स जो हैं उनकी जरूरत इतनी ज्यादा सेंटेंस में नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये केवल हमें उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मदर नहीं होता तो सेंटेंस का जो मीनिंग होता वो इतना क्लियर नहीं होता हमें। तो कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत हमें सेंटेंस के मीनिंग के लिए होती है, वही मॉडिफायर्स की जरूरत हमें सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है या वर्ब है उनके बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो होती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला यहां पर, द ब्लू बोट सैंक, द ब्लू बोट सैंक। इसके अंदर अगर हम ब्लू ऐड नहीं करते, हम बोलते द बोट सैंक, तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मीनिंग पे। ब्लू बोट से हमें पता चल गया कि नीली वाली बोट। लेकिन इसमें वैसे मैंने बोला कि अ मदर हटा देंगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड मॉडिफायर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बारी आती है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट की। किसकी बारी आई, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट की। क्या है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, एक बार आप टेबल देखो। अ बॉय जंप्ड, अ बॉय क्या है, सब्जेक्ट है,
जंप क्या है, प्रेडिकेट है। अब अ बॉय के अंदर ही अ जो है वो एक क्वालिफायर है, जबकि बॉय जो है वो हेड वर्ड है। ये वाला डिवीजन आप लोगों की बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफायर से हमें क्या पता चला कि एक लड़का, क्वालिफायर से क्या पता चला, लड़का तो था लेकिन एक लड़का। एन एलिफेंट स्विम्स, एन क्या है, क्वालिफायर, हेडवर्ड क्या है, एलिफेंट, और प्रेडिकेट क्या है, स्विम्स। वैसे ही दी अर्थ मूव्स, अर्थ से पहले दी का यूज। माई ब्रदर स्टडीड, माई एक क्वालिफायर है, ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि किसका भाई, मेरा भाई, माई। सम स्टूडेंट्स फेल्ड, few girls weep, that dog bites। तो ये a, m, the, my, some, few, that, ये सभी वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है बेटा जी, ये सभी क्वालिफायर्स हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार एक क्वालिफायर क्या होता है। तो क्वालिफायर्स जो होते हैं वो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एक वर्ड की मीनिंग को इनहैंस करे। जैसे पहले अगर लिखता बॉय जंप्ड, लड़का कूदा, लेकिन हमने बॉय के आगे जब अ लगाया तो अ बॉय जंप्ड से क्या हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा सा और पता चलो। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे समटाइम्स, ये क्वालिफायर ऑफ हम बोल सकते हैं कि टाइम हो गया। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए, ए, एन, दी, माई, सम, फ्यू, दैट, ठीक है। ये सब यहां पर क्या है, क्वालिफायर्स है। अ बॉय जंप्ड एंड एलिफेंट स्विम्स, ये वाले सेंटेंसेस हमने देखे। अब इन दी अबव टेबल एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, हर एक अपने टेबल में देखा भाई हर एक सेंटेंस के दो पार्ट है, एक तो सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में अपने आप में दो पार्ट है, क्वालिफायर्स और हमारा हेडवर्ड। अब ध्यान क्या रखना है कि जो क्वालिफायर होगा वो हेडवर्ड से पहले आएगा। अगर आप बाद में लिखते हैं बॉय अ जंप्ड तो ये गलत हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जो हम बताना चाहते हैं। तो हेडवर्ड से पहले क्या आ रहा है, क्वालिफायर आ रहा है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट हैज टू पार्ट्स, क्वालिफायर्स एंड हेडवर्ड्स। हर एक सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर्स और हेडवर्ड्स। अब क्वालिफायर्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे डिटर्मिनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। कैसे, अ फैट बॉय जंप्ड, तो जब हमने यहां पर फैट ऐड किया तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब क्वालिफायर्स के अंदर ही आते हैं, डिटर्मिनर्स भी क्वालिफायर्स के अंदर ही आते हैं, एडजेक्टिव्स भी क्वालिफायर्स के अंदर ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी विशेषता बताने वाले शब्द है ना, ये क्वालिफायर्स के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनर था, अब ए एन दी क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर ही तो है। सम, हिज, दोज, दी, ए, डिटर्मिनर्स में ही आते हैं ना ये। तो सम, फ्यू, मैनी, मच, मोर, इस तरीके के बहुत सारे होते हैं। सो डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। अब आपने एक चीज देखी कि जब हम क्वालिफायर्स को भी डिवाइड कर रहे हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में, तो पहले डिटर्मिनर आ रहा है और बाद में एडजेक्टिव। तो ये पैटर्न याद रखना जरूरी है, ठीक है। पहले डिटर्मिनर देन एडजेक्टिव, और ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। ओके। द लेजी फॉक्स डाइड, तो इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हमको, इनहैंस किया हमारे सब्जेक्ट को, उसके मीनिंग को। सम प्रिटी फ्लावर्स फेडेड, प्रिटी एडजेक्टिव, सम डिटर्मिनर्स, ठीक है। चलो, हिज यंगर सिस्टर वेप्ट, यंगर, हिज, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। तो इस टेबल के जरिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब जो हमने ऊपर वाली टेबल देखी उसके अंदर दो पार्ट्स थे, क्वालिफायर और हेडवर्ड, राइट। और हेडवर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस इज नाउन। अब इसमें देखा हर सेंटेंस का जो हेडवर्ड है वो एक नाउन है। बॉय, फॉक्स, फ्लावर, सिस्टर्स, बॉयज, डॉग, गर्ल, ये सब नाउन है। तो सेंटेंस का जो हेडवर्ड है वो क्या होगा, वो नाउन होगा,
डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव आर दी क्वालिफायर्स ऑफ हेड वर्ड। और डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये क्वालिफायर्स होते हैं। कहने का मतलब डिटर्मिनर्स की मदद से, एडजेक्टिव्स की मदद से हम नाउन की मीनिंग को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। नाउन क्या है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्वालिफायर्स की मदद से मिल सकती है, और क्वालिफायर्स के अंदर आ रहे हैं डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। रिमेंबर, एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन डिटर्मिनर एंड नाउन। यही बोला ना आपको मैंने याद रखने के लिए कि डिटर्मिनर और नाउन के बीच में ही एडजेक्टिव आएगा। अगर आप इनका पैटर्न बदल दोगे, अगर आप लिखोगे फैट अ बॉय जंप्ड, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पहले डिटर्मिनर लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, फिर हेडवर्ड लिखना है। ठीक है बच्चे, ये पैटर्न याद रखना है, वरना एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आगे आप देख रहे हो कि और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। कैसे? अ ग्रीन बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे ऑन द ट्री। क्या हुआ? डिटर्मिनर। ग्रीन क्या हुआ? एडजेक्टिव। नाउन क्या है यहां पर? बर्ड। लेकिन सिटिंग ऑन द ट्री क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन के बारे में बताता है। अब यहां पर बर्ड नाउन जो है उसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली हमें? जो बैठा है पेड़ पर, तो ये क्या कहलाया यहां पर? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? कोई भी एडजेक्टिव लेकिन जिसके अंदर 2 से 3 वर्ड्स हों या ज्यादा हों। सिंगल वर्ड तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर 3 से 4 वर्ड का एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज क्या होता है? 2-3 शब्दों का समूह जो अपने आप में अपना कंप्लीट मीनिंग ना दे। राइट? सिटिंग ऑन द ट्री अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। राइट? फ्लू अवे क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट का डिवीजन में अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या? पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके? हिज यंगर सिस्टर इन मुंबई इज अ फेमस एक्ट्रेस। सो हिज डिटर्मिनर, यंगर एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज इन मुंबई। अब बहन की बात हो रही है ना, जो बॉम्बे में है, उस बहन की बात हो रही है, इसलिए इज अ फेमस एक्ट्रेस, वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 was selling baskets। एक सुंदर लड़की 9 साल की क्या बेच रही थी? बास्केट्स बेच रही थी। द फैट बॉय रनिंग ऑन द रोड। अब लड़का कौन? मोटा वाला। और मोटा वाला भी कौन सा? जो दौड़ रहा है सड़क पर, जो दौड़ रहा है सड़क पर। An old man with a stick slipped। So an old man, man क्या है? आदमी। ओल्ड बूढ़ा, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा बूढ़ा आदमी? जिसके पास एक स्टिक है, वो क्या हो गया? वो स्लिप हो गया। ठीक है, यहां तक आया समझ में? चलो, अब आपको वही पैटर्न याद रखना है। पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। सो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एज इन नाउन एंड एडजेक्टिवल फ्रेज आर दी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट के पार्ट्स है। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर हेडवर्ड। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स प्लेस किए गए हैं हेडवर्ड से पहले। नाउन क्या है? हेडवर्ड है ना। और एडजेक्टिवल फ्रेज प्लेस किया गया है हेडवर्ड के बाद। अब एग्जाम में आपको यही करेंगे। आपको क्या करेंगे? एक फिल इन द ब्लैंक देंगे, जैसे अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, ऐसे लिख देंगे फ्लू अवे। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में दे देंगे ग्रीन अ सिटिंग ऑन द ट्री। अब आपको क्या करना होगा? इनको करेक्ट ऑर्डर में यहां पर
लिखना होगा और इसमें बर्ड भी ऐड करो, ठीक है। तो वो उन्होंने सब्जेक्ट के पार्ट्स दे दिए, अब सब्जेक्ट के पार्ट्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? अ डिटर्मिनर पहले, ग्रीन एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड बर्ड और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। सो ये यहां पर पैटर्न आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बहुत सी बार आप देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो जेरेंड के फॉर्म में भी होता है। जेरेंड क्या होता है? जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और वो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करे या सब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सो वॉकिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग क्या है? स्मोक प्लस आईएनजी, वॉक प्लस आईएनजी, सेव प्लस आईएनजी, वेट प्लस आईएनजी, swim plus ing. So what did you see here? Walking, smoking, saving, waiting, swimming. ये सभी वर्ड्स यहाँ पर वर्ब की तरह यूज नहीं हुए हैं, जबकि ये बने वर्ब से ही हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। बहुत सी बार जेरेंड के फॉर्म में भी आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। In the above sentence, subject has only one part, that is called head word and takes ing form of the verb. That means gerund. क्या आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट केवल एक ही पार्ट में है, एक ही वर्ड है और वो वर्ड क्या है? gerund है। Thus we come to know that the head word may be noun, pronoun or VING form. तो तीन फॉर्म्स में हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन की फॉर्म में, प्रोनाउन की फॉर्म में और gerund की फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना है उस टाइम पे, ओके। अब अगर हम बात करें इंफिनिटिव की, सो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बनता है। जैसे जेरेंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वैसे ही इंफिनिटिव बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू वर्क, और ये सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का। यहां पर आपने देखा टू वर्क is to worship. To pay the taxes is our duty. To save money is good for future. To work hard should be our motto. कि भाई कड़ी मेहनत करना हमारा मोटिव होना चाहिए. To err is human. 2 plus V1, 2 plus V1. है ना? 2 plus V1 है या नहीं है? पर ये यहां पर एज अ सब्जेक्ट की बात की जा रही है, और इसका अंत जो होता है, अगर हम हिंदी में बोले टू वर्क मतलब काम करना, टू पे टैक्स भरना, ना ने नी वाला साउंड आएगा, ठीक है, ना ने नी वाला साउंड आएगा। अब बात करते हैं आगे। इट इज वेरी हॉट टुडे, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इट। इट वॉज विंटर, इट इज रेनिंग, it grew dark, it was 6 in the morning, there was a king, there are 40 students in the class। आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट क्या आ रहा है? it, there, ये दोनों यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? सब्जेक्ट। सो समझना इसमें कि in the above table the subject of every sentence is it or there। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है? वर्ड it जो यूज हुआ है वो एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, एंड वर्ड देयर जो यूज हुआ है वो एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, बट देयर इज नॉट यूज्ड देम एज प्रोनाउन और एज एन एडवर्ब। लेकिन प्रोनाउन और एडवर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंट यूज, अलग यूज है उसका। वर्ड इट कैन बी कॉल्ड नेचुरल इट। इट शब्द का मतलब जो है वो निकल कर आ सकता है नेचुरल इट, and word there can be called introductory there।
मतलब एज इन परीक्षा के लिए हम बहुत सी बार इसका यूज कर सकते हैं, राइट? इंट्रोडक्टरी टाइप का हो सकता है वो, कि देयर वाज अ किंग। समझे? चलो, अब बारी है डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट की। सो दिस इज द लास्ट पार्ट। In above passages, you have read subject has different parts like determiners, adjective, noun, adjective, phrase. Subject के हमने अलग अलग parts देखे। वैसे ही अब predicate के भी part होते हैं, जैसे कि verb, object और complement. So table से समझते हैं। Raju gives her a white pen. सब्जेक्ट तो राजू हो गया, वर्ब के बाद वाला सारा हिस्सा प्रेडिकेट हुआ, लेकिन वर्ब के बाद सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हर, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया अ व्हाइट पेन, कॉम्प्लीमेंट नहीं आया अभी। द मदर टोल्ड अस अ स्टोरी। तो इसमें याद क्या रखना है कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। तो यहां पर अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इन द मॉर्निंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट, राइट? चलो, योर ब्रदर हैड गिवन मी अ बुक येस्टरडे। सो कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी एंड में आया हुआ है। सो बेसिकली ये पैटर्न आपको याद रखना है। बहुत सी बार जरूरी नहीं है कि आपका पहले इनडायरेक्ट आए फिर डायरेक्ट आए, पहले डायरेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे गेव अ पेन टू मी, तो गेव अ पेन यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जबकि टू मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन टू लग गया हर एक केस में, आपने देखा। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में गया तो आपने देखा हमने टू ऐड किया है, राइट? माई फादर सेंट अ लेटर टू हिम। The teacher teaches English to us. He promised all help to my brother. Right? Clear? चलिए, सो ऊपर वाली टेबल में हमने क्या देखा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम उसको बाद में पुट करते हैं तो हम उसके सामने टू लगा रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इन दैट केस वी हैव टू यूज टू बिफोर। जैसे इस वाले केस में हर था, वो पहले लगा हुआ था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने इसके आगे टू नहीं लगाया। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा तो वो टू, जैसे यहाँ रवि है तो उसने टू मी लिख दिया। कहने का मतलब यहां पर हम कहते राजू गिव्स हर अ व्हाइट पेन। आप बना सकते थे राजू गिव्स अ व्हाइट पेन टू हर। राजू गिव्स अ व्हाइट पेन टू हर, ये बन जाता। ठीक है, अब बारी है क्विज की। फटाफट से क्विज खेलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग चेस्ड द ट्रेसपैसिंग कैट। सो कैट सब्जेक्ट है, ट्रेसपैसिंग सब्जेक्ट है, चेस्ड सब्जेक्ट है या डॉग सब्जेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंप्लीट प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको प्रेडिकेट बताना है। वॉक्ड इनटू द रूम, द गर्ल वॉक्ड या फिर रूम। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1, डॉग जो है यहां पर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ब के बाद वाला पार्ट एज इन वॉक्ड इनटू द रूम, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही जवाब है। आज की क्लास के अंदर हमने सब्जेक्ट डिवीजन और प्रेडिकेट डिवीजन के बारे में पढ़ा, और अगली क्लास के अंदर अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाऊंगी, जिससे आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो ये होमवर्क है आपका। 5 क्वेश्चंस दिए हैं, करने की कोशिश कीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ही एक्सरसाइज डिस्कशन पर होगी। ओके, चलिए, सो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और डाउटनेट के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।